नीट यूजी पेपर 2023 है, पेपर सॉल्यूशन कोड नंबर G6 है। अपने इसमें फिजिक्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं अभी। इसमें अपने पास G6 कोड के क्वेश्चंस हैं। पेपर जो आया था इस बार इतना ज़्यादा टफ नहीं आया, जो पिछले साल जैसे आ रहे थे उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। और ये हमारे नोट्स में, पीसीपी के नोट्स में, स्टडी मटेरियल में सब क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और जो स्टूडेंट सर अच्छा होगा, जिसने डीपीपी मॉड्यूल सारे हाँ, वो सब कुछ होंगे, वो सब अटेम्प्ट कर लेगा। हाँ, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 46 to 47 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। अब वर्क फंक्शन आपको दे रहा है, 3 मटेरियल के वर्क फंक्शन दे रहा है, और आपको कह रहा है इंसिडेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी एनर्जी 2.20 दे रहा है आपको। तो आपको इसकी एनर्जी दे रहा है 2.20। तो अपने को पता है कि आपको कह रहा है कि किससे फोटोसेंसिटिव मटेरियल है इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एमिट होने के लिए कंडीशन होती है कि जो फोटोन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा या इक्वल हो। तो इसमें से अपने पास फोटोन की एनर्जी 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये 3 के वर्क फंक्शन दिए हैं। तो आपको इसमें एनर्जी जो है वो इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा मिल रही है सीजीएम के, तो इसलिए इसका आंसर सीजीएम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको दे रहा है कि क्लोज एक सरफेस है। तो इसमें आपको ध्यान होगा कि एक फॉर्मूला होता है गाउस लॉ, मैग्नेटिज्म के लिए भी गाउस लॉ है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स B.ds क्लोज सरफेस में इक्वल टू μ0 सिग्मा पोल स्ट्रेंथ। तो अपने को पता है मैग्नेट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, डाइपोल फॉर्म में ही होती है। तो उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है, एक नॉर्थ एक साउथ होगा, तो उनका जो सम है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस मोनो चार्ज भी पॉसिबल है, बट डाइपोल के अंदर मोनोपोल पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो हमेशा नॉर्थ साउथ पेयर में होंगे। तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा, जो पोल स्ट्रेंथ आएगी, उनका सम जो होगा वो 0 होगा, इसलिए फ्लक्स इसमें 0 हो जाएगा। ये अपने नोट्स में काफी बार बताया हुआ क्वेश्चंस है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चंस है, काफी सिंपल क्वेश्चंस है। ये आप इसके अंदर आपको ये दे रहा है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब डज नॉट डिफ्लेक्शन एनी डिफ्लेक्शन। तो इसका मीनिंग ये होता है कि इस हिस्से में कोई करंट पास नहीं होगी। जब इसमें से कोई करंट पास नहीं होगी तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पर ये 2 वोल्ट है। जब इसमें कोई करंट पास नहीं हो रही तो ये इसके साथ पैरेलल में, तो इस पर भी कितने वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, 2 वोल्टेज का हो जाएगा। अब ये 10 वोल्ट का सेल है, जब इधर से करंट आई आ रही है और क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रही, तो एक कंप्लीट आई करंट इधर से पास हो जाएगी। तो 10 वोल्ट में से 2 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, तो इस पर 8 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। ये 400 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ अपने पास करंट आ जाएगी 8 = 400 I। जैसे I की वैल्यू आ गई 1/50 एम्पियर। अब यहाँ आपको R रेजिस्टेंस पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, तो 2 = I × R। I की वैल्यू 1/50 पुट कर दें तो R की वैल्यू हो जाएगी इसमें 100 ओम। तो इसका आंसर नंबर 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का था अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, ये मॉडरेट क्वेश्चन था। हाँ, मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसे। हाँ। यह आपको दिया ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन, एसी चैप्टर का या ईएमआई चैप्टर का कई मान सकते हैं अपने। तो इसके अंदर आपको दे रहा है ट्रांसफार्मर आइडियल है। आइडियल ट्रांसफार्मर का मीनिंग क्या होता है कि आपको इनपुट और आउटपुट करंट दोनों, इनपुट एंड आउटपुट पावर जो होगी वो इक्वल होगी। तो इसमें 100% एफिशिएंसी होगी, इसलिए इसमें इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। अब आपको ये कह रहा है कि सेकेंडरी के अंदर 60 वोल्ट का लैंप कनेक्ट किया, इसका मतलब आउटपुट पावर तो 60 वाट है, और इनपुट वोल्टेज प्राइमरी में वोल्टेज 220 है, तो ये V1 I1 हो जाएगा। तो V1 220 है, तो आपसे प्राइमरी की करंट पूछ रहे हैं, तो इसमें अपने प्राइमरी की करंट जो है वो इस हिसाब से आ जाएगी 3/11 0.27 एम्पियर। तो इसका आंसर नंबर 2 आ जाएगा। अब यह आपको दे रहा है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर में आपको कह रहा है कि इसमें अपने पास सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, कैपेसिटर है, लोड रेजिस्टेंस है।
तो अगर अपने देखते हैं तो नॉर्मल वे में कैपेसिटर लगा नहीं होता, बट यहाँ एसी को अगर रिमूव करना है, एसी रिपल फैक्टर को, एसी रिपल फैक्टर रिमूव करने का मतलब जो अपने को आउटपुट मिलता है वो मिलता तो अपने को डीसी है, बट उसमें क्या होता है कि वो एकदम कांस्टेंट डीसी नहीं मिलता, वो अपने को क्या थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो रहती है जिसको अपने रिपल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। अपने चाहते हैं कि इसमें आउटपुट अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट रहे, तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर जो है डीसी को तो ब्लॉक कर देता है, एसी को पास होने देता है। इस कारण से डीसी अपने को कैपेसिटर क्या करेगा, एसी को रिमूव करने का, और एसी उसमें से पास हो जाएगा और लोड रेजिस्टेंस से ओनली डीसी करंट ही पास होगा, इसलिए इसका आंसर 4th हो जाएगा। स्टूडेंट इसमें ये भी पूछा लोड रेजिस्टेंस क्यों यूज नहीं कर सकते? नहीं, लोड रेजिस्टेंस पे तो अपने जो है वो आउटपुट वोल्टेज ही गेन देते हैं, लोड पे ही तो देखना अपने को कि वो डीसी है या एसी है, लोड पे आउटपुट मिलता है, इसलिए अपने को कैपेसिटर का देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। क्या दे रखा है कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखा है ट्रेवलिंग इन स्पेस, सीधा सीधा दे दिया कहाँ ट्रेवल कर रही है, स्पेस में। और दूसरा क्या दे रखा है, देखिए जरा इसमें दे रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का जो ऑक्सीलेशंस है उनका एम्पलीट्यूड दे रखा है 48, और पूछ क्या रखा है अपन को मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशंस का जो एम्पलीट्यूड है उसको पूछ रखा है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस सीधा सा, V इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला हो जाता है, E अपॉन में B, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E अपॉन में B। आपको B पूछ रखा है तो B इक्वल्स टू क्या लिख दोगे आप, E अपॉन में क्या लिख देंगे V। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो दे रखा है, कितना दे रखा है 48 अपॉन में किस में ट्रेवल करेगी, स्पीड ऑफ लाइट, और दे भी रखा है एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ हर बच्चे को याद भी रहता है। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो गया 16, तो क्या हो गया अपने पास 16 × 10⁻, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -8। यहाँ से अपन ने क्या करना है, एक पॉइंट लगा रखा है, यहाँ से 1.6, तो एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, माइनस की क्या हो जाएगी 7 टेस्ला। ये देखिए जरा, ना कोई कैलकुलेशन हार्ड है, 4th ऑप्शन हो जाएगा सीधा सा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन बात करना चाहते हैं तो किस पे बेस्ड है, एरर पे बेस्ड दे रखा है। नेक्स्ट किस पे दे रखा है, एरर पे बेस्ड दे रखा है। क्या बोल रखा है, एक मेटल वायर दे रखा है, क्या दे रखा है अपने पास, एक मेटल वायर दे रखा है, और वायर के लिए कुछ चीजें दे भी रखी है अपन को। क्या दे रखा है, एक तो वायर की रेडियस दे रखी है, और दूसरा वायर के लिए क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है। वायर की क्या दे रखी है, लेंथ, और वायर का क्या दे गिवन है, देखो मास गिवन है और साथ में उसमें एरर भी दे रखी है, फिर इसकी रेडियस दे रखी है और उसमें एरर दे रखी है, लेंथ और उसकी एरर भी गिवन दे रखी है। क्या पूछ रखा है, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, किसमें डेंसिटी, क्या होगी डेंसिटी, रो इक्वल्स टू m अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम हो गया। अगर अपन वॉल्यूम की बात करते हैं तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वायर की बात करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम πr²L, क्या हो जाएगा πr²L। तो ये अपने पास मास आ गया, अपन वॉल्यूम पुट किया πr² × L हो गया बेटा। यहां से अगर अपन बात करना चाह रहे परसेंटेज, क्या बात करना चाह रहे परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा डेल्टा रो बाई रो इंटू क्या हो गया बेटा 100। अगर अपन बात करना चाह रहे हैं मास में परसेंटेज है, डेल्टा m/m इंटू क्या हो जाएगा 100, फिर प्लस ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन एरर हमेशा क्या होती रहती है, ऐड होती रहती है, तो लिखेंगे पावर आगे आ जाएगी 2 टाइम्स इंटू डेल्टा r अपॉन में r इंटू क्या हो जाएगा बेटा 100, प्लस लेंथ में लिखेंगे तो डेल्टा L/L इंटू क्या लिखेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज लिख रहे हैं सब में 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये तो अपने पास आ गया डेल्टा रो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, डेल्टा m/L। देखिए जरा मास में एरर दे रखी है, डेल्टा m कितनी 0.002 अपॉन में नीचे कितना दे रखा है 0.4 इंटू क्या कर दिया आपने 100 कर दिया बेटा, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा r कितना दे रखा है कितना दे रखा है 0.001 अपॉन में कितना 0.3 प्लस दे रखा है डेल्टा L 0.02 अपॉन में 5 इंटू क्या कर दिया 100। यहाँ पर भी देखो 100 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी सब जगह अपन क्या करते रहेंगे 100 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। देखिए जरा 3 पावर, तो एक तो पॉइंट यहाँ से कट जाएगा 2 से, तो 1/2 मीन्स कितना हो गया, ये तो 0.5 हो गया बेटा, प्लस यहाँ से देखो 2 से 2 पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक पॉइंट वाला 3 पॉइंट है ना ऊपर, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 2/3 मीन्स 0.67 हो जाएगा, 0.66 या 0.67 हो गया, प्लस यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 2/5 मीन्स 0.4 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 0.4। तो इन दोनों सबको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.57, कितना हो जाएगा 1.57, 2 डिजिट तक आंसर देंगे तो 1.6, क्या आंसर जाएगा 1.6।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ऑप्टिक्स का अपना। किसका आ गया? ऑप्टिक्स का। इधर देखिए क्या दे रखे है, लाइट ट्रेवल्स द डिस्टेंस x इन एयर। एयर में डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो अपन स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड अगर एयर की बात करते हैं तो वी एयर लिख देते हैं, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है x अपॉन में टाइम कितना लग रहा है उसको t1। दूसरा दे रखा है 10x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किसके अंदर, किसी दूसरे मीडियम में, और टाइम कितना ले रहा है t2। तो ये आ गया अपने पास स्पीड इन मीडियम, डिस्टेंस कितनी 10x अपॉन में टाइम कितना लग रहा है t2। टाइम कितना ले रहा है t2। अगर अपन बात करना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की, किसकी बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की। क्या होता है बताइए बेटा, वी एयर अपॉन में वी मीडियम, स्पीड इन एयर अपॉन में स्पीड इन मीडियम। म्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो रेशियो कैलकुलेट कर दीजिए, x अपॉन में t1 अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा 10x अपॉन में क्या हो जाएगा t2। x से x तो कैंसिल आउट हो गया, t2 ऊपर चला जाएगा, तो म्यू अपने पास कितना हो गया t2 अपॉन में नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10t1। पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में अपन को, क्या पूछ रखा है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का नॉर्मल फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला बेस्ड ये देखा जाए तो साइन c इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1 अपॉन में म्यू हो जाएगा। यहाँ से अपन साइन c कैलकुलेट कर लेंगे, साइन c क्या हो जाएगा 1 अपॉन में म्यू, तो इसको नीचे ले जाके पुट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पे 10t1 अपॉन में क्या हो जाएगा नीचे t2 अपॉन वो ऊपर आ गया। अपन को c पूछ रहे तो उधर ले जाके कर देंगे साइन इनवर्स 10t1 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा t2। ये आंसर हो जाएगा कौन सा अपना फर्स्ट 10t1 अपॉन में t2। नेक्स्ट देखिए सर आप कैलकुलेट कर देते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेस्ट क्वेश्चन है अपने पास। दे रखा आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है आपको 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। अब डाइपोल कैसे प्लेस कर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पे डाइपोल प्लेस कर रखा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं डाइपोल है P। इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन पर मीटर। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है अपने पास, टॉर्क बराबर P क्रॉस E। तो दोनों ही वेक्टर है तो P क्रॉस E, तो जब भी वेक्टर फॉर्म हटाते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट तो PE sin थीटा बनता है। और थीटा किसके बीच का एंगल होता है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अब P की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से अगर हम P देखें तो P होता है अपने पास चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं L। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे टॉर्क दे रखा आपको 4 न्यूटन पर मीटर, और डाइपोल क्या होगा चार्ज इनटू दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ये आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 × 10⁻⁻2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है आपको 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और एंगल दे रखा 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री। सारी वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से 2 और 2 4 बन गया, तो 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा 1 बराबर चार्ज 10⁻⁻2 से 10⁻5 कैंसिल करेंगे, बचेगा आपके पास 10⁻3, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो चार्ज आ गया अपने पास, यहाँ से 2 इधर चल जाएगा ना 2, और 10⁻3 नीचे आएगा तो ऊपर भेजेंगे तो 10⁻−3, यहाँ से बन जाएगा 2 10⁻−3 मिली होता है। तो यहाँ पे गिवन आपको क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 2 मिली कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। तो यहाँ पर अपने सीलिंग दे रखी है आपको ऐसे, तो यहाँ से एक वायर को ऐसे लटका रखा है, रिजिड स्पॉट है एंड स्ट्रेच्ड बाय अ वेट W। तो यहाँ पर एक वेट लगा रखा है आपको, W वेट लगा रखा है, अटैच एट इट्स फ्री एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये आपको गिवन है A। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस बराबर ये होता है अपने पास फोर्स पर यूनिट एरिया, जो भी आपकी इंटरनल फोर्स जनरेट होती है पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे फोर्स कितना दे रखा है आपको, जितना इसका वेट है W, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे W पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस आ गया अपने पास W पर यूनिट एरिया। तो ये गया ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत ही तो 11वें क्वेश्चन में आप जैसा कि देखेंगे कि एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसका क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से जो हम पढ़ते हैं वहीं से जो है इन्होंने शुरू किया है। तो हम अगर शुरुआत करें 1/λ
जैसा कि आप जानते भी हैं 1/λ के इक्वल में हम लिखते हैं आर रैडबर्ग कांस्टेंट, जिसको अपन बोलते हैं 1/n1²। और मुझे नहीं लगता है कि शायद ये फॉर्मूला जो है किसी बच्चे को नहीं आता हो, क्योंकि सब शुरुआत इस ये जो है सर ने हाइड्रोजन के लिए लिखा है, अभी हाइड्रोजन के लिए है, जेड को यहाँ पर 1 मान लिया सर इस तरह से जो है। हाँ। तो अपन देखेंगे इसमें 4 तरह के जो हैं वो अपन अगर नाम देखें लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, तो हमको बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी, वो भी बामर सीरीज के लिए। तो बामर खुद जो है वो बैठे हुए हैं 2 पर बैठे हैं, सही। और अगर हमें इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इन्फिनिटी जो है। इसका मतलब हम n2 जो है वो तो रखने वाले हैं इन्फिनिटी, और n1 जो है रखने वाले हैं 2। तो आपको मिलेगा 1/λ इक्वल में जो है r, और n2 में जो है 1/4। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, क्योंकि 1/∞ तो 0 होता है, 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी आप जब नीचे रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमसे पूछी गई है ब्रैकेट सीरीज के लिए जो है, तो ब्रैकेट आप खुद देखेंगे 4th नंबर पे आता है। तो ब्रैकेट जो है खुद 4th पे है, और इनका हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो वो मिलेगा फिर से इन्फिनिटी पे। बिल्कुल। तो आपको फिर से एक और इक्वेशन बनानी, इसमें इस बार हम वेवलेंथ लैम्बडा डैश रखेंगे, और इक्वल में जो है यहाँ से हो जाएगा r, और फिर से 1/n1 की जगह इस बार आप 4 रखने वाले हैं, 4 का 16 जो है, तो 1/16 यहाँ आ जाएगा, और इन्फिनिटी जो है 0। तो जब दोनों ही इक्वेशन को आप जब डिवाइड करेंगे तो बच्चों इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। आप देखेंगे लैम्बडा डैश जो नई वाली वेवलेंथ है, जो ब्रैकेट के लिए हम फाइंड कर रहे थे, वो आ जाएगी आपकी 4λ। नॉर्मल डिवाइड बाय सेकंड करने पर आ जाएगी। ये क्वेश्चन जो है सभी को बिल्कुल क्लियर जो है हो गया होगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। हम इसमें हम क्वेश्चन नंबर जो है 12 को अगर देखें तो इसमें बिल्कुल क्लियर जो है आप देख पाएंगे कि अगर आप RMS स्पीड अगर ले रहे हैं, जैसा कि RMS स्पीड का फॉर्मूला आप देखते हैं, उसमें v जो है वो प्रोपोर्शनल होता है √T के जी। इसमें T आप टेम्परेचर देख रहे हैं, और हम अगर देखें कि शुरुआत में इन्होंने टेम्परेचर दिया है -50, तो -50 को बिल्कुल क्लियर है कि आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, तो इसके लिए +273 कर लेंगे। तो यहाँ से आपको जो है ये मिलने वाला है, इसमें 3 और ये 223 जो है ये केल्विन में हमारे पास में टेम्परेचर आ गया। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि पहले जो स्पीड थी वो मान लीजिए v थी, उस केस में जब टेम्परेचर था वो मान लीजिए 223 था। बाद में क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज बाय 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना इसकी स्पीड बढ़ा देंगे। बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आपको पहले 3 तो पहले से करना है, और उसको एक और इंक्रीज़ करेंगे तो वो 4v आपको यहाँ लिखना होगा, और ये टेम्परेचर जो अननोन टेम्परेचर है वो हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ भी टफ नहीं है, दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना है, उसके बाद में टी आपको फाइंड करना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 16 को आपको इंटू करना पड़ेगा 223 से। ये जो आंसर आएगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसका आंसर जो है डिग्री सेल्सियस में ही जो है। पहली बात तो इससे ही क्लियर हो रहा होगा कि आपको आंसर जो है, अगर मान लो 2 ही ऑप्शन है इसमें ऐसे जो कुछ बड़े हमको दिख रहे हैं, तो आपका आंसर अगर मान लीजिए नहीं आता है सेल्सियस में, आपको अगर केल्विन में आंसर नहीं आता तो आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करके देखेंगे। इस तरह से आपका आंसर जो है 3rd वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। 13वें सवाल के लिए इसमें आप देख पाएंगे कि डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन है, जैसा कि डायरेक्शन आप देखेंगे फोर्स की डायरेक्शन आपको जो है वो मालूम है, एफ की डायरेक्शन हमेशा हमको एक्सेलरेशन से ही मिलेगी, और एक्सेलरेशन जो है उसका फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम जो है। तो हम टाइम को अगर कंसिडर नहीं करें एक बार के लिए, तो केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन से ही हम इसका पता कर सकते हैं। और वो आप देखेंगे क्वेश्चन में क्लियर गिवन है कि साउथवर्ड डायरेक्शन में एक फुटबॉलर जो है वो जा रहा है, इसका मतलब साउथ की डायरेक्शन में एक फुटबॉलर v1 की स्पीड से जा रहा है, और दूसरा जो है उसी डायरेक्शन से फिर वो टर्न ले लेता है ईस्टवर्ड जो है। इसका मतलब यहाँ हुआ कि जो v2 है वो इस तरफ है, तो हम ऐसे में अगर पुट करें वैल्यू जो है, तो v1 आप देख पाएंगे इसका जो हमारे पास माइनस का j कैप है, और जो v2 है वो आप देख पाएंगे इसका प्लस का i कैप है। हम ये वैल्यू अगर इसमें पुट कर देते हैं तो v2 की वैल्यू i कैप है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v2 की वैल्यू v1 के बाद में यहाँ पे माइनस का प्लस j कैप हो जाएगा। और दोनों की जो डायरेक्शन है, क्यों सर इसमें आप यही कहना चाहेंगे दोनों ही i कैप j कैप पॉजिटिव है, तो इसमें जो है आप एक i कैप और एक j कैप, इसका मतलब ये दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो नॉर्थ और जो हमारे पास में ईस्ट है, इनके मिड से जो है वो रिजल्टेंट निकलेगा, इसलिए आप इसको कह सकते हैं अलॉन्ग नॉर्थ ईस्ट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे केवल फंडामेंटल का रेशियो पूछा है, फॉर्मूला बेस है सर, क्यों ये एनसीईआरटी जो है उसको फोकस करके ही जो है ये बनाया गया क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी क्वेश्चन की फंडामेंटल हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी, वो भी कौन से पाइप के लिए, ओपन पाइप के लिए है। ओपन पाइप के लिए जैसा कि आपको पता है फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला जो है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी अगर हम कह देते हैं तो सिंपल v/2 है, डायरेक्ट सबको जो है वो याद होता है। इसमें एल इसकी लेंथ है। और क्लोज पाइप के लिए अगर हम इसको देखते हैं
तो उसमें लेंथ जो है क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि सेम लेंथ है, हाँ, तो सेम L लेंथ तो के लिए सेम हम रखा गया। तो इसमें आप जो है फिर से अगर इसकी क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो V बाय अपने पास आ जाएगा 4L, 4 है। और दोनों को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है FO बाय FC जो है, तो आपका आंसर क्लियर है, बिल्कुल 2 रेशो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हम इसका देखते हैं, जो 15th क्वेश्चन है वो देखिए। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। अब इसका तो डायरेक्शन ही जो है वो हमको हाँ। क्लियर जो है वो पता होगा कि अगर कोई सर्कमफेरेंस में अगर राउंड लगा रहा है तो एंगुलर की डायरेक्शन, जिस भी एंगुलर टॉपिक की हमको डायरेक्शन निकालनी होती है तो उसमें राइट हैंड थंब रूल ही हम काम में लेते हैं। जी। तो इसमें भी आप ऐसा ही करने वाले हैं, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये इसकी डायरेक्शन जो है हो जाएगी, और इसको हम कह सकते हैं कि अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन। बाकी ऑप्शन आप देख पाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रेडियस की तरफ, टेंजेंट की तरफ कभी होता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 ग्रुप है G6 और ये AR टाइप का क्वेश्चन है। जैसा यहां पे दे रखा है, फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की एक बेसिक डिवाइस है जिसको हम सोलर सेल के नाम से भी जानते हैं Yes, sir. और फोटोवोल्टिक डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। मींस स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। एकदम सही स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट हिमांशु सर दे रखा है, जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस। ये स्पेशली डिजाइन डायोड होता है जो कि रिवर्स बायस में नी वोल्टेज पर काम करता है, एक तरह से बेसिकली सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज करता है। तो रिवर्स बायस में स्टेटमेंट सेकंड राइट। तो हिमांशु सर हम सेकंड आंसर चूज कर सकते हैं, बोथ बिल्कुल स्टेटमेंट सही, बिल्कुल फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड First and आर second दोनों बिल्कुल करेक्ट। सही है, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, इफ EDA फॉर ए क्लोज साइकिल, जो ये अपन देख रहे हैं इंटीग्रेशन के साथ क्लोज, इक्वल टू 0 ओवर ए सरफेस, देन तो क्लोज साइकिल के लिए जैसे हमें दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइंस लीविंग इट। इट मींस नेट फ्लक्स is 0, incoming flux negative, outgoing flux positive, total flux 0। तो ये total flux 0, it means अपने पास second is correct। बिल्कुल Okay। सर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 18, रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस डिटरमाइंड बाय द कोड। हमें दिया हुआ है 22,000 प्लस माइनस 5 तो लास्ट में आपको पता है टॉलरेंस में काम आता है, हमें इसको ब्रेक करना चाहिए 22 इंटू 10 टू द पावर 3। जैसा आप जानते हो फर्स्ट 2 डिजिट्स जो है फर्स्ट 2 बैंड द्वारा शो होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है थर्ड बैंड मल्टीप्लायर ऑफ 10 का पावर बताता है मल्टीप्लायर ऑफ 10, और इसको हम बच्चों को एक स्टाइल से बताते हैं BB रॉय। इससे हाँ, और यहां से ब्लैक, ब्राउन, रेड और ऑरेंज, इनका नंबर भी बिल्कुल 0 1 2 3 4 ऐसे ले सकते हैं। 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 3। तो यहाँ मल्टीप्लायर ऑफ 10 की पावर 3 किसके लिए है बच्चों? ऑरेंज के लिए। तो यहाँ पे अपने पास करेक्ट आंसर चला जाता है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए मानसू सर। बिल्कुल सर। 19 पेन ये जो दे रखा है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस, इंडक्टेंस हमें दे रखा है L 4 माइक्रो हेनरी। हम चाहें तो हेनरी, चाहे तो हम इसको -6 ले सकते हैं, और आंसर में वैसे भी माइक्रो दे रखा है, कन्वर्ट नहीं करे तो भी चलेगा। और यहाँ पे करंट जो है ये दे रखा है 2 एम्पियर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया हिमांशु सर ये, तो इसका फॉर्मूला अपन जनरली बेसिक इसके मैग्नेटिक एनर्जी लेते हैं, वो लेते हैं ½ L I²। तो यहाँ पे देखो मैं माइक्रो में ही ले लेता हूँ, 1/2 L हमने 4 माइक्रो में ले लिया, I ये हो गया ²2, और देखो ये अपने पास 2 × 4 8 माइक्रो जूल इसका आंसर हो गया। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट है। तो हिमांशु सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ये आ गया आपके सामने है LCR सीरीज सर्किट से, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल है उसी तरह का है। देखो 10 मिली हेनरी, और मिली हेनरी को इट मीन्स हम क्या लेते हैं -3 कर लेते हैं। यहाँ बिल्कुल ये मिली हेनरी 10
3 और इसको हम ले सकते हैं 10 टू द पावर -2 हेनरी। और यहाँ पे कैपेसिटेंस भी देखो माइक्रोफेरेड में दिया हुआ 1 माइक्रोफेरेड, तो हम -6 फेरेड में ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखो फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आते ही तो क्वेश्चन और इजी हो गया है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ले लेते हैं 1/2 पाई √LC। अब तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो गया है। आप इसके डेटाज पुट कर दीजिए। डाटा हो गए अपने पास 2 × 3.14 पाई का वैल्यू लिखा, और देखो यहाँ पे L 10 टू द पावर -2 और इनटू C 10 टू द पावर -6 और 2 8 माइनस का अंडर रूट करेंगे तो 4, और -4 को ऊपर रख लो बच्चों, तो ऊपर लेके जाएगा। ये हो गया 10,000 अपॉन 2 × 3.14 कैलकुलेट करेंगे, ये अपने पास आता है 1592 हर्ट्ज। और देखो यहाँ पे 1 2 3 पे पॉइंट लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा किलो हर्ट्ज में, क्योंकि यहाँ पे आंसर अपने पास पॉइंट लगाते ही ये किस में आ गया किलो हर्ट्ज में। तो फर्स्ट आंसर अपने पास राइट चला जाता है 1.59 किलो हर्ट्ज। 21 है जो अपने जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, तो इसमें पूछा गया था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फ्लोइंग सर्किट। तो आपके सामने एक बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम दिया गया है, बहुत छोटा इजी सा क्वेश्चन है। तो बेटा इसमें दोनों बैटरी जो है कनेक्टेड है, दोनों बैटरी कनेक्ट, पर दोनों बैटरी जो कनेक्टेड है वो दोनों के जो टर्मिनल है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। और आपको बताया गया जब टर्मिनल जो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम क्या करते हैं भाई, करंट फ्लो करते हैं भाई हाई पोटेंशियल से किसकी ओर करते हैं, लो पोटेंशियल की ओर। तो यहाँ पर देखिए एक बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, दूसरी बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है। तो रिजल्टेंट जो हम बात करें पोटेंशियल जो आएगा तो वो आएगा बेटा कितना, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 10 माइनस हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, टोटल सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो दिख रहा है 7 2 9 और कितना 10। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया 10 हो गया, ये हो गया बेटा 5 बाई कितना हो गया 10 हो गया, 5/10 आपका जो करंट आएगी वो आएगी 0.5, और करंट चल रही होगी हाई पोटेंशियल से किस तरफ, लो पोटेंशियल की तरफ। तो बिल्कुल आपको यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो है करंट थी 0.5 एम्पियर। तो आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, थर्ड हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए भाई तो अगले सवाल की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन इज दैट द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू। अब यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गड़बड़ी ये की होगी कि भैया ठीक है यार, यहां पर इलेक्ट्रॉन को आपने एक्सेलरेट करा दिया, तो यहां पर जब वेवलेंथ की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही होगी, डिब्रोगली वेवलेंथ की। कोई नहीं, बहुत बढ़िया फॉर्मूला अपने को याद आता है कि लैम्डा डिब्रोगली is equals to h upon under root of 2mvq। और बड़ी हंसी खुशी सभी बच्चों ने आंसर निकाला होगा कि भैया यहां पर लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ v। लेकिन अगर आप सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, जो कि क्लासेस में भी बार बार टीचर्स बताते हैं, सही बात है सर, तो यहां पर अपना जो उसके हिसाब से देखो तो बच्चों ने ये आंसर जरूर लगाया होगा। बिल्कुल, इसमें आप देखें कि जो पूछी है वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे न कि इलेक्ट्रॉन पूछा। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी दी होगी और उस एनर्जी के माध्यम से एक फोटोन आ रहा है। तो यहां पर अपन एनर्जीज का फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन के पास में कितनी एनर्जी है, E मल्टीप्लाइड बाय V, और वो अगर पूरी की पूरी एनर्जी किसी फोटोन को बाहर निकालने के लिए दे देगा तो वहां पे फोटोन की वेवलेंथ आ जाएगी hc बाय लैम्डा। इसका मतलब यह है कि करेक्ट ऑप्शन इसमें होता ऑप्शन 3, दैट इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। राइट, आगे बढ़ते हैं बात। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है 23 क्वेश्चन, तो इसमें तो बेटा डायरेक्ट जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एरर आपसे पूछी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आपसे क्या पूछी है बेटा, एरर पूछी है जिसके अंदर आपसे पूछे ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन टेम्परेचर की वजह से। तो आपको पता है कि भाई टेम्परेचर की वजह से जो एरर है वो हमारी जो इंस्ट्रूमेंटल भी नहीं है, पर्सनल भी नहीं है, लिस्ट भी नहीं है, तो ये डायरेक्ट बेटा ऑप्शन है अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन जब हो तो आप देखते हैं बेटा वो जो डायरेक्ट एरर होती है वो कौन सी एरर होती है, वो रैंडम एरर होती है। राइट देन, तो आगे बढ़ते हैं अपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर। अपने पास में एक सवाल आया है और क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट है दैट इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स
एंगुलर सेपरेशन के बारे में पूछा गया है। तो एंगुलर सेपरेशन का जैसे ही यहां पर शब्द का इस्तेमाल आया, अपन ने एंगुलर सेपरेशन का बड़ी ही खूबसूरती से फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देना है। क्या होता है भैया फॉर्मूला? अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन डी। याद रखें यहां पर लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी आपका फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां पर एंगुलर सेपरेशन यानी एंगुलर फ्रिंज विड्थ की चर्चा की जा रही है। ऑलराइट, अगर हमने स्क्रीन को दूर ले गए तो भैया अगर स्क्रीन आपकी स्लिट्स से दूर जाएगी, याद रखें स्क्रीन आपकी स्लिट्स से दूर जाएगी तो कौन सी दूरी बदलेगी? कैपिटल डी। अल्फा पे कोई प्रभाव नहीं आया, और अगर अल्फा पे कोई प्रभाव नहीं आया तो यहां पर फ्रिंज विड्थ या फिर एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस कांस्टेंट होना चाहिए, और वही अपने स्टेटमेंट में कहा भी गया है। स्टेटमेंट नंबर 2, इफ द मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर source of larger wavelength, the angular separation of the fringes decreases. बट यहां पर याद रखने वाली बात कि जब अपन को वेवलेंथ ही बढ़ानी थी तो भैया आपने वेवलेंथ तो बढ़ा दी, तो अल्फा बढ़ जाएगा, अल्फा घटेगा नहीं। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एंड दैट मेक्स स्टेटमेंट 2 टू बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और इसका मतलब क्या हुआ? अपना ऑप्शन 4 सही होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये एक थियोरेटिकल सवाल था, और यहां पर बच्चों ने बिल्कुल काफी सारे स्टूडेंट्स ने इस बात में गड़बड़ी की होगी। क्या लगता है सर? जी सर, बिल्कुल सही बात। चलिए बेटा, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, अपना है प्रोजेक्टाइल मोशन से। आप देख पा रहे हो कि एक बुलेट है, इसको अपन ने फायर किया है 280 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। डायरेक्शन दे रखी है 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। तो डायरेक्ट बेटा अपन को हॉरिजॉन्टल से एंगल दे रखा है, तो आपको प्रोजेक्टाइल पता ही होगा कि भाई किसी भी बुलेट को हमने हॉरिजॉन्टल से बेटा प्रोजेक्ट किया है कितना? 30 डिग्री पे। तो अपना जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी मैक्सिमम हाइट पर जाता है, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको पता ही डायरेक्ट जो मैक्सिमम हाइट होती है बेटा, जो मैक्सिमम अपनी जो हाइट होती है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है हमारे पास, तो h बराबर, तो ये हमारे पास है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई कितना है 2g। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपने पास। तो आप देखिए u की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है, यहाँ पर 280 है, तो आप यहाँ पर 2 बार लगा दीजिए कि सर ये हो गया 280 इंटू कितना 280 हो जाएगा। उसके बाद साइन थीटा का स्क्वायर है बेटा, साइन थीटा 0.5 1/2 है, स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा बेटा 1/4 मिल जाएगा। तो 1/4 नीचे अपने पास क्या है 2 है। जी की वैल्यू अगर बोल रहा है कि 9.8 लेनी तो वही लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है 9.8 वैल्यू। तो बेटा 28 इंटू 28 जो है कैलकुलेशन आप करेंगे तो 784 हो जाएगा, और 20 आगे लग जाएगा, और 4 2 8 हो गया। 8 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 78 पॉइंट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करोगे 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 बेटा। तो ऑप्शन हो जाएगा अपनी जो मैक्सिमम हाइट है सर वो कितनी आ जाएगी 1000 मीटर आ जाएगी। हाँ जी बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 26। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपको कार्नो इंजन का पूछा है। कार्नो इंजन की एफिशिएंसी आपको 50% दे रखी है, और आपको सोर्स का टेम्परेचर बेटा 327 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, और टेम्परेचर ऑफ सिंक पूछा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1। एंड स्टूडेंट्स ये T2 आपको पता है सिंक का टेम्परेचर होता है, और ये T1 आपको पता है बेटा सोर्स का टेम्परेचर होता है। बेटा याद रखने के लिए आप ऐसे भी रख सकते थे कि यहाँ बड़ा होता है, यहाँ छोटा होता है। आपको सॉरी यहाँ छोटा होता है और यहाँ बड़ा होता है। नीटा आपको दे रखा है बेटा जी 1/2 इज इक्वल टू 1 - T2 सिंक का टेम्परेचर देखिए बच्चों आपको पूछा है, और T1 आपको दे रखा है। T1 बताइए 327 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ गलती होने के चांस थे बेटा, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना था। 273 ऐड करो, इसमें 273 ऐड करोगे तो 600 केल्विन। यहाँ से यदि अपन आंसर बनाते तो स्टूडेंट्स T2 का आंसर अपने पास आएगा 1/2 इंटू 600। स्टूडेंट्स इसको सोल्व करेंगे तो ये 300 केल्विन आंसर। बट बेटा देखिए आंसर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा था। 300 केल्विन बच्चों कितने डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल हो गया? 27 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस हमारी गिवन है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। अब फ्रॉम अ सोप बबल इज नियरली सरफेस टेंशन गिवन है हमको, या सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन मींस सरफेस एनर्जी ऑफ यूनिट एरिया दैट इज 0.03 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये हमें गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसका जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कितनी होगी। तो रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है, टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी दैट इज सरफेस टेंशन इनटू टोटल एरिया, एरिया ट्वाइस हो जाएगा इसका, है ना। ये एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी में आएगा, ठीक है।
तो इसका एनर्जी क्यों एरिया ट्वाइस क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका दोनों सरफेस पे फ्री सरफेस एरिया है ना, बाहर भी और इंटरनल भी, एक्सटर्नल एंड आउटर इंटरनल। तो टी गिवन है हमारे पास 0.03 एंड 2 एंड एरिया इज स्फेरिकल है तो 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 0.03 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ काफ़ी मिस्टेक के चांसेस हैं कि रेडियस को कन्वर्ट करना ही है, तो इसे कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर मिल जाएगा 3.01 इंटू 10⁻⁻⁴, जो हमें दिख भी रहा है कि यहाँ से 4 जा 16, 2 जा 30, यस और नो। 3.14 एंड 0.03 को उधर कन्वर्ट कर दें तो 10⁻⁻⁶, 3 और 3 ये समथिंग 10 के अबाउट हो जाएगा, यस और नो। ये 32 हो रहा है या 10 के अबाउट आएगा, तो आंसर दिस वन 3.01। ओके बच्चों, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। बेटा जी आपको हाफ लाइफ दे रखी है 20 मिनट्स। आगे देखिए आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ये तो अपन डायरेक्ट ही उड़ा सकते थे। आपको पता है इनिशियल एक्टिविटी मान लीजिए N0 है, तो बताओ हाफ लाइफ के बाद में, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद में एक्टिविटी N0/2 हो जाएगी। इसके नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद में बेटा जी N0/4 हो जाएगी। इसके नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद में N0/8 हो जाएगी, और इसके नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद में बेटा जी N0/16 हो जाएगी। अरे बेटा काउंट करो, देखिए कितनी टोटल हाफ लाइफ हुई। ये नंबर 1 हाफ लाइफ, ये नंबर 2 हाफ लाइफ, ये नंबर 3 हाफ लाइफ, ये नंबर 4 हाफ लाइफ। बेटा जी 4 हाफ लाइफ लग जाएंगी। एक हाफ लाइफ कितने मिनट के इक्वल दी? 20। तो बताओ 4 हाफ लाइफ आपके पास में कितने मिनट के इक्वल हो जाएंगी? 80 मिनट्स। 80 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा जी? फर्स्ट ऑप्शन। देखिए बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिख रहा है हमें, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर। इसे हम 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच्ड कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेंशन 2 यू है, एनर्जी स्टोर कितना हुआ यू, तो हाफ के एंड 2 स्क्वायर, यस और नो। सेंटीमीटर को मैं सेंटीमीटर में रहने दे रहा हूँ क्योंकि बाद में भी सेंटीमीटर में गिवन है, तो मैं टेंशन नहीं लेनी, ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो अब कह रहा है यू डैश कितना हो जाएगा, देन यू डैश हो जाएगा हाफ के इंटू 8 स्क्वायर। मैं 8 को एक्सपेंड कर देता हूँ, लिख देता हूँ हाफ के, इसको 4 कॉमन लेके 4 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, हाफ के 2 स्क्वायर, इसको मैं कह लेता हूँ यू, ये गिवन है पहले से ही, तो ये यू और ये 4 स्क्वायर देन 16, देन यू डैश इज इक्वल टू आ रहा है 16 यू। कई बार हमारे टेस्ट पेपर्स में, क्लासेस में ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, मॉड्यूल में डिस्कस हुआ है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है 16 यू। ओके बच्चों, तो लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है। तिवारी सर देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आया, कितना आसान क्वेश्चन आया बेटा। 2 कैपेसिटर आपके पैरेलल में कनेक्ट कर रखे, आप जानते हैं पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो 3 और 3 का इक्विवेलेंट देखेंगे तो बच्चों 6 माइक्रोफेरेड आंसर। और ये 6 माइक्रोफेरेड और इस 3 माइक्रोफेरेड के साथ में ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। बेटा कितना आसान क्वेश्चन है रे। बताओ 2 कैपेसिटर यदि सीरीज में है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो बेटा 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, डायरेक्ट उड़ाना था इसको, तो कुछ भी नहीं था बेटा। 18/9, बताओ इसको सोल्व करेंगे कितना आंसर आएगा? 2 माइक्रोफेरेड। कितना आसान क्वेश्चन बेटा। इस तरह के काफी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 31, जो कि क्या बोल रहा है, ए व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद द स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज। एवरेज स्पीड पूछिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1D का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आया। आप सभी को दिख रहा है बेटा कि डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग अलग है, तो हम हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं। हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर डिस्टेंस सेम रहती है तो वो क्या रहता है बेटा, n अपॉन v एवरेज इज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रही है बेटा वो किस में हो रही है? 2 इंटरवल्स में। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो अपन यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 अपॉन v एवरेज इज इक्वल्स टू 1/v1। 1/v1, v1 कितना बेटा अपने पास? v1 आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे साफ तौर पे v है, और v2 अपने पास कितना है? 2v है। तो अपन यहाँ 1/v लिख सकते हैं और 1/2v लिख सकते हैं, और अपन इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम यहाँ से बेटा 2v बन जाता है, तो ऊपर कितना बन जाएगा? 2 + 1 3 बन जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना बेटा? 2 अपॉन v एवरेज है। तो हम यहाँ से v एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, और वो v एवरेज हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 4v डिवाइडेड बाय 3। अभी आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि अपन इसकी शॉर्ट में एक फॉर्मूला भी रिमेंबर रखते हैं, और वो क्या रखते हैं बेटा? v एवरेज इज इक्वल्स टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2।
ये फॉर्मूला जिसको रिमेंबर है वो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इससे भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। तो बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ द मास m एंड द रेडियस about its on axis and the radius r about its on axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of the same mass and radius about its axis is। मतलब इस क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछा है, जबकि देखा जाए तो इसमें ऑप्शन बेटा अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन में आंसर जो है वो बोनस लिखा हुआ, बी लिखा हुआ, मतलब बोनस है क्योंकि इसका आंसर जो आएगा वो √3 डिवाइड बाई √5 आने वाला है, √3 रेशियो √5, जो कि अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम सभी को पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा I इक्वल टू वो क्या लिखा जाता है m² लिखा जाता है। अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें बेटा, किसकी बात करें, सॉलिड स्फीयर की बात करें, तो सॉलिड स्फीयर की कंडीशन में उसकी खुद की एक्सिस जो होती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है 2/5 mr²। तो उसको अपन अगर m² के इक्वल कर दें तो हमारे पास यहाँ से सॉलिड स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन निकल के आ जाएगी, और वो कितनी निकल जाएगी बेटा, k निकल के आएगी। सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है तो इसको मैं SS से डिनोट कर देता हूं, तो आंसर आ जाएगा बेटा कितना, √2/5 और मल्टीप्लाई बाय r। ओके, इसी तरीके से अगर मैं होलो स्फीयर की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं, होलो स्फीयर की, तो होलो स्फीयर की कंडीशन में क्या होगा, जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो चेंज हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 2/3 mr² हो जाएगा, और यहाँ पे अपन फिर से इसको m² के इक्वल कर देंगे, और यहाँ पे आपकी बार जो k आएगा बेटा वो होलो स्फीयर का हो जाएगा, और यहाँ पे जो k था वो किसका था, सॉलिड स्फीयर का था। यहाँ से अपन जब होलो स्फीयर की k निकालेंगे तो होलो स्फीयर की k जो आएगी वो बेटा कितनी आएगी, √2/3, और यहाँ पर r आ जाएगा। आपको पूछा क्या है, सॉलिड स्फीयर का डिवाइड करना है किसमें, होलो स्फीयर में, तो अपन को k ऑफ सॉलिड स्फीयर डिवाइडेड बाय k ऑफ होलो स्फीयर पूछा गया है, तो उसका आंसर बेटा निकल के आने वाला है, वो निकल के आने वाला है, ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 डिवाइडेड बाय √5, दैट मींस रेशियो जो बनना चाहिए था वो √3 रेशियो √5 होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो इसका बोनस हो सकता है। ओके बेटा, हाँ बच्चों, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्रेविटी वाले चैप्टर से है, और बहुत आसान है, खूब ऐसे क्वेश्चन आपने करे होंगे। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए जरा, कि m और 9m के दो हमारे पास पार्टिकल हैं जो r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो ये m मास है और ये 9m मास है, इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। और पूछा ये है कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज, दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है उस लाइन के ऊपर मुझे पोटेंशियल बताना है, कहां पर, जहां ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के किसी एक पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होता था तो हम k/r लगाते थे, r², यहाँ gm/r² लगाते हैं। तो आप मान लो इस पॉइंट पे जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, यानी GE, वो कितना है, 0। इसका मतलब है इन दोनों की वजह से वैल्यू सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। अब वैल्यू सेम होगी तो मैं लिख सकता हूँ, इसकी वजह से ये दूरी x मान लेता हूँ, तो x मान लेंगे तो क्या आएगा, gm/x², एकदम इलेक्ट्रॉन की तरह k/r², तो ऐसे gm/r², ठीक है। और इधर वाले की तरफ से देखेंगे तो वो आएगा g9m/r-x²। ये दोनों इक्वल कर दो, ये दोनों क्या कर दो, इक्वल कर दो, तो यहाँ से gm से gm कट गया, gm से gm कट गया, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9x² एंड शुड बी इक्वल टू r-x²। टेकिंग, इसको खोलना नहीं है, दोनों तरफ क्या ले लो, रूट ले लो, तो ये आ जाएगा 3x = r-x, और यहाँ से r/4 = x हो जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, तो 4x = r, तो x = r/4। यानी इस वाले पॉइंट से r/4 डिस्टेंस के ऊपर कौन है, आपका पॉइंट है जहां पर ग्रेविटी फील्ड 0 है, यानी फोर्स भी 0 है। तो यानी ये दूरी हो गई मेरे पास r/4, तो बेटा ये वाली दूरी कितनी हो गई, ये 3r/4 हो गई। तो ये मेरे पास क्या हो गया, पूरा का पूरा ग्रेविटी वैल्यू आ गई। अब ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे मुझे क्या बता दो, पोटेंशियल बता दो, तो पोटेंशियल बताना बहुत आसान है, तो इसको आप नोट कर लियो। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं जानता हूं, जैसे gm/r² होता है, ऐसे उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो देखो v टोटल क्या था, -gm/r/4, ये होगा किसी एक की वजह से, और दूसरे वाले की वजह से कितना होगा, -gm, और वो 9m है, और 3r/4। इन दोनों को आपको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो देखो ध्यान से ये ऊपर चला जाएगा, तो -gm/r × 4, और वो r ऊपर चला जाएगा, और ये 9 है, तो 9 4 जा 36, तो gm/3r।
अब ये काट के देखो आप, तो 3 ये 12 से कट जाएगा, तो यानी ये आएगा आपके पास -12 GM/R। तो -12 GM/, और -4 GM, तो जुड़ के कितना -16, तो -16/GM हो, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 4th आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसको अपन कर सकते थे, और ऐसे खूब रिपीटेड सवाल आपने करे होंगे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन। अब ये आप अगर बर्नौली फ्लूइड के अंदर पढ़ते हो तो ये बर्नौली सब जगह पढ़ाया होता है, बहुत आसान। तो जब प्रिंसिपल या बोलो तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली जो है उसमें अपन 2-4 चीजें याद रखते हैं। उसमें वेंचुरीमीटर भी होता है, जैसे लिक्विड का फ्लो हम क्या करते हैं, याद रखते हैं। तो ऐसे कुछ अगर याद हो थोड़ा बहुत, तो यूं सा होता है, और यहाँ पर एक ट्यूब लगाते थे, यहाँ पे ट्यूब, तो सब इसमें बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। तो कोई खास बात नहीं, एकदम बिल्कुल बेसिक सी थ्योरी का क्वेश्चन था, तो बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है कि एन एसी सोर्स, हाँ एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर सी। एक कैपेसिटर है, उसे एसी सोर्स को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ऑन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ड्यू टू डिक्रीज, अगर इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा? इसमें क्या पूछा है अपने को? कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज, डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये दो चीजें चेक करनी है। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? ऐसे सोच लो, कैपेसिटर की वजह से आने वाला रेजिस्टेंस, तो वो होता है बेटा XC, वो होता है 1/ωc। तो आप बताओ ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2πf, तो 2πf × C। अब ये कह रहा है कि डिक्रीज हो गई, F डिक्रीज हो गई, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब पहला ऑप्शन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन कांस्टेंट, तो गलत हो गया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज, नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट करंट देखनी, तो जाहिर सी बात है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब सोच लो रेजिस्टेंस है ये। अब रेजिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो करंट को क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज होना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेस, गलत, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस, हाँ ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाँ तो बेटा जैसे अपन यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो देखो इसमें आपको दे रखा है द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 × 10⁻11। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो बेसिकली इसके अंदर अपने पास ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है अपना ये, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स में अगर अपन देखें तो जो अपने पास रेडियस का फॉर्मूला होता है, जो Rn होता है, आप ऐसे कह सकते हो R0 n²/z, ये अपने पास मॉडर्न फिजिक्स में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे R0 होता है, वो अपने पास फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होती है। अब इसमें अपने को पूछा है, थर्ड की पूछी है, और R0 अपने पास गिवन है 5.3, और हाइड्रोजन एटम है तो उसके लिए अपने पास Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपने पास यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर अपन यहाँ पे R3 देखें तो एज यूजुअल जैसे इसमें R0 का वैल्यू अपने पास गिवन है 5.3 × 10⁻11, और n का वैल्यू थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर अपने पास यहाँ हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू अपने पास हो जाएगा 1। तो सिंपली इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो अपने पास हो गया 9 के 27 और 45 और 2 47.7 × 10⁻11 मीटर, ये अपने पास आया। अब यहाँ से एक कम कर दो तो अपने पास कितना आ जाएगा? 4.77 और 10⁻10 मीटर, और 10⁻10 मीटर को अपन एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, तो बेसिकली अपने पास ही आ जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। ये अपने पास कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो ये क्वेश्चन बेसिकली अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। इसमें आपको जो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंस फॉर्मूला होता है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, तो अपने पास फॉर्मूला होता है कि R एट टेम्परेचर T इक्वल्स टू R एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 1 + α/T। यहाँ पे अपन ने रेफरेंस में 0 ले लिया है। डिफरेंस की अगर अपन बात करें डेल्टा टी अपन यूजुअली लेते हैं, तो एक 0 ले लिया, एक अपन ने T ले लिया, तो डेल्टा टी को अपन यहाँ पे T लिख सकते हैं। अब आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे? बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है 2 ओम, और 80 डिग्री सेल्सियस पे अपने को दे रखा है 6.8 ओम, मतलब RT दे रखा है, R0 दे रखा है, और T अपने पास 80 दे रखा है, और अल्फा अपने को पूछा है यहाँ पर। तो RT का अगर अपन वैल्यू लिखें तो 6.8 हो गया, R0 का अगर अपन वैल्यू लिखें तो 2 हो जाएगा, 1 + α, और T अपने पास दे रखा है 80 आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको अपन कट करें तो 3.4, 1 को इस साइड लियो तो α × 80 इक्वल्स टू 3.4 - 1, तो ये अपने पास हो गया 2.4। अब नेक्स्ट यहाँ देखें तो अल्फा इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2.4 / 80। यहाँ इसको अगर सोल्व करें, इसको 20/800 अपन लिख सकते हैं, तो ये गया 3 टाइम्स, तो अपने पास आ गया 3 × 10⁻² पर डिग्री सेल्सियस।
ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है योगेश सर कैरी करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। 38 जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये अपना एसी सर्किट जो होते हैं, एसी वाला चैप्टर है उसका है। तो इसमें आपको इंडक्टेंस दे रखी है 50/पाई मिली हेनरी, कैपेसिटेंस दे रखी है 10⁻³ माइक्रोफैरड और रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ऐसा है, अपन से पूछा है इम्पीडेंस, वो होता है Z। हम क्या जानते हैं इसमें, ये होता है फॉर्मूला XL - XC का होल स्क्वायर और R²। XL की वैल्यू क्या रहेगी 2πfl, जहाँ पर हमें F की वैल्यू दे रखी है 50 हर्ट्ज। ये देखिएगा यहाँ पे दे रखा है 50 इंटू L की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा जी 50/पाई मिली 10⁻³ ओके। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 100 इंटू 50 10⁻³ तो ये आ जाएगा 5 ओम। ऐसे अपन को XC की वैल्यू निकालनी होगी, तो XC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, XC होता है 1/2πfc। तो यहाँ पर अगेन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट करनी है 50 और C के लिए दे रखी है अपन को 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁻6 ओके। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 10 ओम। ठीक है, तो XL की वैल्यू पता है, XC की वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो वैल्यू XL की वैल्यू कितनी है 5 और ये 10, दोनों का डिफरेंस करोगे स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर और ये कितना दे रखा था वो 10 का स्क्वायर। तो ये कितना जाएगा बेटा जी √125। तो ये क्या बनेगा 5√5 ओम ओके। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th। आगे बढ़ते हैं। 39 जो क्वेश्चन है वो लॉजिक गेट का है बेटा, इजी सा क्वेश्चन था बहुत। यहाँ पर नोट गेट आपको 2 दिखा रखे हैं, A और B इनपुट्स हैं और ये नैंड गेट आपको दिखा रखा है ओके। तो सबसे पहले अपन को पता है कि जहाँ से A बार अपन को मिलने वाला है यहाँ से अपन को B बार मिलेगा और नैंड गेट क्या कर देगा, यहाँ पर Y क्या देगा आपको, A बार और B बार को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा और इसके होल बार लगा देगा। ठीक है, तो अपन जानते हैं डी मॉर्गन के हिसाब से क्या कैसे ले सकते हैं, A + B का बार, इसके होल बार पहले से था तो ये क्या बन जाएगा बेटा A + B। ठीक है, तो आपको ऐसे A + B ढूंढना है यहाँ पर, मतलब इनपुट आप A और B दे रहे हैं और आपका आउटपुट क्या मिलना चाहिए A + B। तो जो थर्ड ऑप्शन है इसमें देखो ध्यान से 0 + 0 0 0 + 1 1 रहेगा, 1 + 0 1 रहेगा और 1 + 1 भी 1 रहेगा, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। नंबर 40 क्वेश्चन में अपन को बेटा 10 रेजिस्टेंस दे रखे हैं और वो पहले लगाए उन्होंने सीरीज में, ठीक है, और फिर बाद में लगा रखे उनको पैरेलल के अंदर। तो यहाँ पर हम देखें कि जो 10 रेजिस्टेंस दे रखे हैं साथ में एक सेल भी दिया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है ओके। तो पहले अपन सीरीज में लगा लेते हैं उनको, तो ऐसे बेटा अपन 10 रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ठीक है, ये टोटल 10 है और फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक सेल लगा रहे हैं जिसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, EMF क्या हो गया E। इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी बेटा I1। रेजिस्टेंस सारे सेम दिए हैं तो अपन उनको R दे भी रखा है, कंसिडर क्या करना, ठीक है। तो I1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा E/10R, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1 ओके। मतलब जब सीरीज में थे तब हमने करंट निकाल ली ओके। बाद में इनको सबको पैरेलल में लगाना है, तो हम जानते हैं कि सेकंड टाइम जब इनको पैरेलल में लगाएंगे मतलब जो रेजिस्टेंस है सारे के सारे हमको पैरेलल में लगाने हैं। ऐसे 10 रेजिस्टेंस है और यहाँ पर E करंट जो बहेगी वो क्या रहेगी I2। अब जो रेजिस्टेंस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बेटा R/10, ठीक है। तो नई जो करंट आएगी वो I2, उसको आप क्या बोलोगे, EMF तो सेम टू सेम ही था और ये बन जाएगा R/10। तो इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन में अगर 1 का डिवाइड करें, ठीक है, तो यहाँ पर I2/I1 जो है बेटा वो क्या आ जाएगा, तो I2 क्या बोलेंगे बेटा अपन 100 इंटू I1, मतलब हम कह सकते हैं कि जो पहले की करंट है उसका 100 गुना हो जाएगा ओके। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा नंबर 3 ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में एक कोई मूविंग कार है, कार के सरफेस पे कोई एक बॉडी रखी हुई है। अब कार अगर एक्सेलरेट होगी तो उस बॉडी पे सूडो फोर्स लगेगा, वो सूडो फोर्स कार के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कितने एक्सेलरेशन से जाए जिससे कि वो जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी ही रहे। उसके लिए ये बोल सकते हैं जितना सूडो फोर्स लग रहा है वो सूडो फोर्स इक्वल होना चाहिए किसके, फ्रिक्शनल फोर्स के, क्योंकि वो जो सूडो फोर्स लग रहा है उसको रोकने के लिए कौन सा फोर्स रहेगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन।
तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो म्यू एम जी कर लेते हैं मैक्सिमम स्टैटिक, और जो सूडो फोर्स है वो एम ए। सो इसकी कैलकुलेशन के लिए जो दोनों फोर्स हैं इनको इक्वेट कर लेते हैं, एम ए इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। दोनों में एम और एम कैंसिल हो गया, यहाँ से जो एक्सेलरेशन ए है वो बनेगा म्यू इंटू जी। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है म्यू की वैल्यू 0.15 एज इट इज़ पुट कर लेते हैं। जी की वैल्यू क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि आप 10 यूज़ कर सकते हो, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस कार का मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। अगर इतने एक्सेलरेशन से जा रही है तो इसके अंदर जो इसके फ्लोर पे हमने जो बॉडी को रखा हुआ है वो मोशन में नहीं, वो रिलेटिव मोशन में नहीं है कार के सरफेस के अकॉर्डिंग। सो ये अपना इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4th है। नेक्स्ट अपन करते हैं जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें है, ये क्वेश्चन एसएचएम से है। इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि अक्स टी के बीच में जो ग्राफ है वो तो दे रखा है, और हमें ये बताना है कि जैसे टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स है उस टाइम पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एसएचएम में है तो वो ओरिजिन से मैक्सिमम पोजीशन, फिर ये माइनस है 0 प्लस है इसमें जा रहा है, अक्स इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे ये मैक्सिमम पोजीशन पे है, तो मैक्सिमम इस पोजीशन पे जब होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे तो इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, वेयर ए इज़ एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड जैसा इसमें देख रहे हैं वो तो 1 है ही, ओमेगा की वैल्यू नहीं है वो फाइंड आउट कर लेते हैं अलग से। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। जैसा ग्राफ में देख रहे हैं टाइम पीरियड का मतलब कितने टाइम में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, 0 से लेके 4 सेकेंड तक हाफ रिवॉल्यूशन, 4 to 8 अनदर हाफ। सो इसमें जो टोटल टाइम पीरियड है वो 8 सेकेंड है। इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद ये बन रहा है 2 पाई डिवाइडेड बाई 8, 2 4 ज़ा 8, दैट्स वाई इट इज़ पाई डिवाइडेड बाई 4 रेडियन पर सेकेंड। ये वैल्यू आ गई अपने पास ओमेगा की। इस ओमेगा की और ए की वैल्यू दोनों सब्सटीट्यूट कर लेंगे, माइनस इंस्टेड ऑफ ओमेगा जैसे ही पाई बाई 4 रखेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट जो कि है इसमें 1, इसको मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, जैसा हमें देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में यही दिया हुआ है माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ओला सर करेंगे। जी बेटा, अगला जो अपना क्वेश्चन है ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है एकदम। इसमें बोला है कि एक सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और वो अर्थ की सरफेस के नियर अबाउट है। आपको अर्थ की डेंसिटी दे रखी है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी दे रखा है। आपको वैल्यू निकालनी है 3 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल जी इंटू डी की। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू वो होता है 2 पाई इंटू आर की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एम। बेटा इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे बिकॉज अर्थ सरफेस के नियर वो रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ कैपिटल आर पुट कर देंगे, एम की वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार स्क्वायरिंग भी कर देते हैं। तो टी स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इसका स्क्वायर करोगे तो कैपिटल आर क्यूब लिख दूंगा उसकी जगह अपॉन कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ द अर्थ। बेटा ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से एक पाई कैंसिल आउट होगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट होगा और ये 3 जो है पलट के यहाँ आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि टी स्क्वायर की वैल्यू बनेगी पाई मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन कैपिटल जी इंटू डी। और आपसे यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो टी स्क्वायर वैल्यू है इसकी। तो थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पॉइंट पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक स्ट्रेट वाई इनफाइनाइट से आ रही है यहाँ तक, एक तक, फिर सेमी सर्कल बन रहा है और फिर इनफाइनाइट तक वापस जा रही है। बेटा यहाँ पे ये 3 पार्ट है वायर के, एक ये स्ट्रेट पार्ट 1, दिस इज द सेमी सर्कुलर पार्ट 2 एंड दिस इज द स्ट्रेट पार्ट 3। तो हम ये देख लेंगे तीनों पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर राइट हैंड पाम रूल से देखा जाए स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले का तो उसका अंदर की तरफ आ जाएगा फील्ड, और इस नीचे वाली का वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखे तो ये भी अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इस वायर और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। बट अगर हम सेमी सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो कि नेट बन जाएगा म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, एक वायर का इंटू 2 करोगे तो दोनों का नेट बन जाएगा, और इसकी डायरेक्शन है क्रॉस की तरफ। सेमी सर्कुलर वायर की बात करें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r डॉट। ऑप्शन को ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि पॉइंट इनटू द प्लेन, मतलब अंदर की तरफ,
अंदर की तरफ फील्ड अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से जब ये माइनस करोगे तो 1 नहीं आएगा, पहले आएगा यहाँ पर अपॉन ए पाई। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर सही है। इसमें बोला पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, इसका मतलब ये हुआ बेटा जी दिस फील्ड इज मोर देन दिस फील्ड, तो आप इसमें से ये माइनस करके लिखोगे। तो जब इसमें से ये माइनस करोगे कॉमन क्या ले सकते हो, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4r कॉमन ले लेंगे, बिकॉज यहाँ पे देखो कॉमन क्या लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बचाएगा बेटा, 1 बच जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, डिवाइडेड बाई पाई बचेगा, ये 4r बाहर चला गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4th आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जी, अगला क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और थोड़ा सा कैलकुलेशन नीट के हिसाब से थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन आसान क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि ये जो अरेंजमेंट है इसकी नेट फोकल लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे बेटा एक्चुअली में 3 लेंस बन रहे हैं, पहला लेंस, ये दूसरा लेंस एंड दिस इज द थर्ड वन लेंस। तो आपको पता है कि जब 3 लेंस ऐसे सीरीज में कॉन्टेक्ट में रखे होते हैं तो नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। मैं बेटा 1/f1 और 1/f2 है 1/f3 की वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूँ। आपने पढ़ रखा होगा कि 1/f इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1/r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r2। तो इस लेंस की बात करें तो इसका म्यू दे रखा है 1.6, इसमें से -1 करोगे तो बेटा 0.6 बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 1/r1 मीन्स इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है तो 1/इनफाइनाइट वो 0 बन जाएगा, माइनस 1/r2 मीन्स इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस का 20 आएगा, बिकॉज आप इधर पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर करोगे, इधर नेगेटिव डायरेक्शन कंसिडर करोगे, इधर इंसिडेंट रेज ऐसे रेज इंसिडेंट हो रही है। तो बेटा जी यहाँ पे क्या लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई 20 लिखोगे और प्लस 1/f2, f2 क्या है इसकी फोकल लेंथ, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसके लिए म्यू कितना दे रखा है बेटा जी 1.5 दे रखा है, उसमें से -1 करोगे तो 0.5 बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 1/r1 की वैल्यू 1/20 माइनस 1/r2, लेकिन r2 कैसा बेटा नेगेटिव है तो यहाँ प्लस बन जाएगा, तो 1/20 आ जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई f3। अगेन सेम फॉर्मूला लगाओगे इस लेंस के लिए, तो म्यू -1 कितना बनेगा इस लेंस के लिए, अगेन 0.6 बनेगा इंटू 1/r1, तो 1/r1 कितना माइनस का 20 है ना, इधर है रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो माइनस का 1/20 माइनस 1/r2 जो कि इनफाइनाइट है तो यहाँ 0 बन जाएगा। अब बेटा देख पा रहे हो तो यहाँ से और यहाँ से आपको सेम वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आपको मिलेगा -0.6 डिवाइडेड बाई 20 मिलेगा, यहाँ से भी माइनस का 0.6/20 मिलेगा, तो दोनों ऐड होके इंटू 2 कर दोगे। तो अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई f इक्वलेंट इज इक्वल टू इसका और इसका कैलकुलेशन बन गया है -0.6 डिवाइडेड बाई 10 लिख दूँ। और अगर ये ढंग से देख पा रहे हो तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ऊपर बन जाएगा 0.5 अपॉन में 1/20 प्लस 1/20 सोल्व करोगे तो 1/10 ही बनेगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा, एलसीएम 10 ले लोगे, 10 एलसीएम ले लिया तो माइनस का 0.1 बनेगा, यहाँ 100 कर देता हूँ, इसको उड़ा देता हूँ, ये क्या है बेटा जी 1 डिवाइडेड बाई f इक्वलेंट, तो 1/f इक्वलेंट 1/f इक्वलेंट की वैल्यू अगर डांस देखो तो -1/100 है, तो f इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 100 सेंटीमीटर आ जाएगी, मींस 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सर 2 थिन लेंसेज आउट ऑफ सेम फोकल लेंथ दिए गए, एक कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव है, और दोनों को क्या क्या कांटेक्ट किया गया है एक दूसरे में, यस सर, इक्विवेलेंट फोकस लेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बोला जा रहा है, ठीक है सर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, नॉर्मली अपने यहाँ हर बच्चे के नोट्स में मिल जाएगा। यस सर बिल्कुल सही, और नॉर्मली मान के ये चल रहे हैं कि बच्चे को ये 4 नंबर तोहफे के तौर पे मिले हैं। यस सर बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सर। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए f क्या होता है पॉजिटिव, ओके, कॉनकेव लेंस के लिए f इक्वल टू नेगेटिव होते हैं, ठीक है, और दोनों मैग्नीट्यूड पाई बिल्कुल सेम दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पावर क्या होता है एडिटिव होते हैं, तो हम लिख सकते हैं P फाइनल इक्वल टू, इसको मान लिया जाए P1 मान लें, इसको मान लें P2 मान लें, तो P फाइनल P1 प्लस P2 हो जाएगा, क्लियर है। अब चूंकि इक्वल है, फोकल लेंथ भी इक्वल है, कॉम्बिनेशन है, नेचर डिफरेंट है, तो देखिए फाइनल P फाइनल क्या हो जाएंगे यहाँ पे 0 हो जाएंगे,
ओके, और तो सिंपल जानते हैं आप कि फोकस का फार्मूला क्या होता है, बिल्कुल। तो P इक्वल टू क्या होता है 1/f, यहाँ पे f पूछा है इसीलिए f क्या करूंगा हम लोग 1/p एंड दैट्स कम 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी। तो सर सिंपल ऑप्शन 1 विल बी द आंसर। और अगला क्वेश्चन देखिए सर फिर। यस सर, ये क्वेश्चन नंबर 47 जो है आज के नीट के एग्जाम में जो दे रखा था, ये दे रखा है कि ए वायर कैरिंग ए करंट I along the positive x axis has length L. It is kept in a magnetic field B vector equals to 2I cap plus 3J cap minus 4K cap Tesla. The magnetic field, the magnitude of the magnetic force acting on the wire. तो इसने अपने से जो पूछा है ये मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है अपने से। yes, और अपन नॉर्मली हर बच्चे को ये चीज पता रहती है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक जो फोर्स लगता है वो फोर्स रहता है अपना F वेक्टर इक्वल्स टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और अब नॉर्मली हर बच्चे को पता रहता है कि L वेक्टर जो है हम लोग करंट की डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं और अपने को क्वेश्चन में ये बोला गया है कि करंट जो है वो x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग वो कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं L वेक्टर की बात करूं तो L वेक्टर मेरा आ जाएगा L I कैप और मैग्नेटिक फील्ड मेरे को दे रखा है B वेक्टर इक्वल्स टू 2I कैप माइनस 3J कैप सॉरी प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप टेस्ला। ठीक है, अब मेरे से मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ये मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैं सबसे पहले L क्रॉस B की वैल्यू निकालूं। तो अगर मैं L क्रॉस B की वैल्यू निकालूं तो L क्रॉस B को अगर मैं मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करूं तो ये हो जाएगा I कैप J कैप और K कैप और L के कंपोनेंट लिखूं तो मैं हो जाएगा L 0 और 0 और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट आपके हो जाएंगे 2 3 और -4। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जो वो मेरा आएगा ये I कैप वाले के लिए तो 0 हो जाएगा और J कैप के लिए सोल्व करूं तो माइनस J कैप इनटू में क्या हो जाएगा आपका -4L। ठीक है, क्योंकि ये वाली टर्म 0 हो जाएगी आपकी 2 into 0 और प्लस इसको K कैप में सोल्व करूं तो K कैप के साथ ही आ जाएगा आपका 3L। ठीक है, तो इसका L क्रॉस B की जो वैल्यू आई वो अपनी आएगी 4L J कैप प्लस 3L K कैप और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालूं मैं L क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा मेरा 5L और अपने से पूछा ये गया है मोड F, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी I इंटू मोड ऑफ L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर और I की वैल्यू इसने साफ साफ दे रखी है कि करंट I है और L क्रॉस B की वैल्यू जो अपनी 5L आ रखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5L इंटू I। तो इसका ऑप्शन आपका 4th आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको सर, ये बेसिकली काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन दे रखा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये आपको काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन दे रखा है। नॉर्मली अपन लोगों के मॉड्यूल में भी ऐसे बात करें, पीसीबी के मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन 2-3 टाइप में मिलेगा अलग अलग तरीके से, सेम यही क्वेश्चन है लेकिन डेटा अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी है कि भी 4 नंबर बच्चे को आसानी से मिलने चाहिए। अब इसमें बोला ये गया है कि ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u. When bullet travels 24 cm through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u/3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block. पूछिए आपसे, इसमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि मान लो कोई ब्लॉक दे रखा है, हॉरिजॉन्टली कोई ब्लॉक रखा हुआ है और किसी गन से आपने कोई बुलेट को फायर किया। जब वो बुलेट इसके अंदर इंटर की तब इसकी वेलोसिटी u थी और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, और वो डिस्टेंस इन्होंने दे रखी है 24 सेंटीमीटर कि 24 सेंटीमीटर बाद में आप इस बुलेट की वेलोसिटी देखोगे तो वो वेलोसिटी दे रखी है आपको u/3 और बोला ये गया है कि ये बुलेट जो है इस ब्लॉक के ही सेंटर पे आते आते बिल्कुल रेस्ट पे आ जा रही है, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। तो पूछा ये गया है कि इस ब्लॉक की लेंथ क्या होगी। तो नॉर्मली मेरे को पता है कि ये ब्लॉक जो है वो एक कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा है। तो कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका रिटार्डेशन जो होगा बुलेट का थ्रू आउट वो सेम रहेगा। तो मैं अगर पहले इन 2 पॉइंट्स के बीच में अगर एक्सेलरेशन निकाल लूं इसका नेगेटिव में, तो वही एक्सेलरेशन मेरा आगे काम करेगा। तो मैं अगर यहां से लेके यहां तक की बात करूं तो मैं मोशन की थर्ड इक्वेशन लगा सकता हूं कि v² = u² + 2 × a × s। अब v क्या है अपनी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है जो इसने 74 सेंटीमीटर पे दे रखी है u/3। तो u/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू u² + 2 × a और s की वैल्यू इसने दे दी यहाँ तक 24।
ठीक है, तो ये u स्क्वायर बाई 9 और ये u स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -8u² बाई 9 इक्वल्स टू 48 इंटू 8। तो 8 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 टाइम होगा। तो ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई वो आई अपनी -u² बाई 54। अब इसने पूछा है कि इस ब्लॉक की लेंथ क्या होगी, तो मैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में यही इक्वेशन दोबारा लगा सकता हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगा। तो अगर मैं पूरे मोशन के लिए लगाऊं तो यहां तक पहुंचते पहुंचते फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है इसकी 0 और इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे रखी थी u प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन वही रहेगा -u² बाई 54 इंटू l। तो इसको सोल्व करें तो ये 20 ये 2 और ये बच जाएगा अपना 27। अब अगर इसको सोल्व करूं मैं फर्दर आगे तो ये माइनस वाली टर्म इस साइड में आगे क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा अपना u² l बाई 27 इक्वल्स टू u², और u² से u² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो l की वैल्यू जो आएगी वो आएगी अपनी 27 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है सर, 2 स्टेप देते पर हाँ 2 स्टेप का था, मतलब क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाया है उसने, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। तो ये 4 नंबर बच्चा आसानी से प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 49। इस क्वेश्चन में बेसिकली एक टर्म देख के मेरे को अचंभा लगा कि बच्चे को ये वाली चीज डाइपोल देके इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया कि बच्चा अगर इसको डाइपोल वाले केस से सोल्व करेगा तो कंफ्यूज होगा। लेकिन अपने को जब डाइपोल हम लोग बच्चे को बताते हैं तो डाइपोल में एक चीज बताते हैं कि डाइपोल के बीच की जो लेंथ है वो, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछा जाए या एनर्जी पूछी जाए, हम उस केस में वो बीच की जो सेपरेशन है वो इसके कंपैरिजन नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ आप देखोगे इनके बीच का सेपरेशन 6 सेंटीमीटर दे रखा है और जिस पॉइंट पे पूछा है वो 0.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दे रखा है, तो हम इनको नेग्लिजिबल कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली हमको एक 2.4 सिस्टम की तरह कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर मैं P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालूं पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से, तो इस Q चार्ज की वजह से यहाँ पे जो ये डिस्टेंस दे रखी है ये 2 सेंटीमीटर है, और माइनस Q के लिए ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन एक इस हिसाब से हो गया कि एक पर्टिकुलर P पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है जिसमें 2 चार्ज रखे हुए, Q चार्ज जो रखा है वो 2 सेंटीमीटर पे रखा है, और दूसरा जो माइनस Q चार्ज रखा है वो यहाँ से 8 सेंटीमीटर पे रखा है। अब अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जो निकालते हैं उसमें चार्ज को हम हमेशा साइन के साथ रखते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो अगर पोटेंशियल एट पॉइंट पी लिखूं तो मैं 2 चीजों की वजह से लिखूंगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा KQ बाई पॉजिटिव चार्ज के लिए डिस्टेंस दे रखी है 2 और ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए लिखूंगा -2 और फिर माइनस। ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते टाइम हम लोग चार्ज को सिंबल के साथ कंसीडर करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज के लिए उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो इसका पोटेंशियल अपना हो जाएगा -KQ बाई 8 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब इनको सोल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, 4 से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एलसीएम लेने में मेरे को दिक्कत नहीं हो। अब इसको सोल्व करूँ तो एलसीएम तो मेरा आ गया, यहाँ पे KQ तो कॉमन आ गया और यहाँ से नीचे आया 8 इंटू 10 टू दी पावर -2। यहाँ सोल्व किया, यहाँ बच गया 4 और यहाँ बच गया 1, तो ये सोल्व करूंगा तो ये आएगा 3KQ बाई 8 इंटू 10 टू दी पावर 2। लेकिन इन्होंने जो आंसर पूछा है वो पूछ रखा है 10 टू दी पावर 2 वोल्ट में, इसके रिलेशन में पूछा है अपने को, इसके टर्म में। तो 10 टू दी पावर 2 तो इसने आंसर में पूछी नहीं, ये तो इसने क्वेश्चन में दे दी, तो इसका जो आंसर आएगा टोटल पोटेंशियल वो आएगा 3KQ बाई 8। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सेकंड। ये क्वेश्चन थे, हाँ, ये इसमें बस थोड़ा सा ये है कि आपने अगर यहाँ डाइपोल वाला दिमाग लगा दिया तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप इसको पॉइंट चार्ज की तरह सोल्व करोगे तो ये क्वेश्चन सबसे सिंपल है। ये सर क्वेश्चन देखिए, ये भी फिर से बच्चों को एक और गिफ्ट, बिल्कुल यस, ये तो बिल्कुल क्लास इनिशियल से ही कराए जाते हैं जब मोशन डेरिवेटिव में पढ़ाते हैं। तो देखिए सिंपल है, ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज बिल्ट अक्रॉस ए रिवर, a student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with velocity 4 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए कि एक ब्रिज है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रिज है अक्रॉस द रिवर, रिवर है यहाँ पे, रिवर भी मान लीजिए यहाँ पे रिवर है, ठीक है ना, रिवर है, ठीक है। ए स्टूडेंट स्टैंडिंग, ब्रिज पे खड़ा है एक बच्चा, ठीक है ना, एक बच्चा है ब्रिज पे खड़ा है और क्या कर रहा है कि बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है ना, हाँ बॉल क्या कर रहा है, ऊपर फेंक रहा है ना, इसकी यानी वेलोसिटी क्या है, अपवर्ड की तरफ है, ठीक है, बॉल फेंक रहा है ये।
और क्या बोला, द बॉल स्ट्राइक द वाटर, तो यहाँ पर क्या है कि मोशन कुछ इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, और ये 4 सेकंड में पानी में टकरा रही। क्वेश्चन क्लियर दिखा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है द हाइट ऑफ द ब्रिज एबव द वाटर सरफेस, मतलब क्या हो जाएगा, ये एच पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहा है। यस सर, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है। तो आप देखिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं, आप जानते हैं कि हम अपवर्ड साइड को यू नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं सर, ठीक है। तो यू हम लोग यहाँ पर नेगेटिव ले रहे हैं, यस सर, नेगेटिव कंसीडर माइनस हो गया सर, तो ये नहीं हो गया, ये -4 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो हम सिंपल हाइट के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, मोशन का सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सिंपल। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे u की वैल्यू -4 और इंटू 4 ही दिया है, ओके, प्लस 1/2 इंटू, यस सर 10 बोला है, और t की वैल्यू 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे -16 प्लस 2 5 जा 10 और 80 हो गए, ओके। डायरेक्ट आंसर हो गए 64 मीटर आंसर आ गए। ये देखिए, ये